Chapter Valuation of Goodwill. Question number 18. The balance sheet of Navneet Limited as on 31st March 20 is as under. Now बैलेंस शीट दी हुई है, आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो ये हो सकता है आपके बुक में 24 नंबर होगा। अब नवनीत लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में आप देखिए इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, ये जो बैलेंस शीट दी हुई है ये वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। एंड असेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। सो लास्ट लाइन पर रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। लास्ट लाइन ऑफ द सम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो इसे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये याद रहे कि 4 साल का प्रॉफिट गुडविल में देना है। एग्जाम में भी यही प्रैक्टिस रखोगे आप। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मेट अब आपको याद हो गया होगा, इतने सारे हमने सम्स किए हैं। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब असेट्स में सारे असेट्स नहीं लेने होते हैं। असेट्स में फिक्स्ड एसेट ले सकते हो आप जिसमें गुडविल नहीं लेना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने हैं एंड फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने हैं। ये जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था मैंने आपको नोट सारे लिखवाए थे कि जब भी हम एसेट्स ले रहे हैं सो हमें गुडविल नहीं लेना है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो वो नहीं लेंगे क्योंकि हम गुडविल तो काउंट कर रहे हैं, गुडविल एसेट्स में नहीं लेंगे। अब एसेट्स में ना कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट है वो तो इनकम टैक्स रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट है वो प्रॉफिट रिलेटेड है। सो थर्ड पॉइंट समझते हैं। जब भी आप सम करेंगे आप पहले पूरा सम रीड कर लोगे। थर्ड पॉइंट इज द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन देयर मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड लैंड एंड बिल्डिंग। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नाउ असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है ऊपर, 4 लाख लिखा हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू लेना है। सो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन लिखेंगे नोट 1 लिखकर एंड देन जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का। अब लैंड एंड बिल्डिंग में फिर से रीड करते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन देयर मार्केट वैल्यू। जो लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से 20% कम दिया हुआ है। इट मीन्स इनकी लैंड एंड बिल्डिंग जितनी भी लिखी हुई है इनके बुक्स में वैल्यू कौन सी होती है, जिस वैल्यू पे इन्होंने परचेज किया होगा, जिस वैल्यू पर इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी। लेकिन अब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹100। अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो बुक में क्या लिखा हुआ है, 20% लेस लिखा हुआ है। तो इनका बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। ये बुक वैल्यू हो गया, ठीक है। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बुक वैल्यू कम है। तो इन्होंने क्या बताया है, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन देयर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है तो बुक वैल्यू 80 होगी। सो इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इफ बुक वैल्यू 80 देन मार्केट वैल्यू 100 एंड इफ बुक वैल्यू 4 lakh देन मार्केट वैल्यू हाउ मच। सो 4 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 लाख। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5 lakhs हो जाएगा, ठीक है। ये नोट 1 नोट डाउन कर लो पहले आप, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा सम कंप्लीट करने के लिए। सो नोट 1 पहले आप लिख लो।
नाउ जिन एसेट्स की न्यू वैल्यूज़ दी हुई हैं उसे न्यू वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और जिन एसेट्स के न्यू वैल्यू नहीं दिए हुए हैं सो उन्हें सेम वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखो क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया न्यू वैल्यू। प्लांट एंड मशीन्स, प्लांट एंड मशीन का जो वैल्यू दिया हुआ है वही लिख देंगे। कितना दिया हुआ है प्लांट एंड मशीन? 3,20,000। गुडविल एज पर रूल्स गुडविल लेना नहीं है हमें। नाउ इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स लेने होते हैं वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेने होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कौन से लेने हैं? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब कैसे आइडेंटिफाइड हो कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेडिंग? सो इन्वेस्टमेंट्स में लिखा होगा इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड और इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी रिजर्व, तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉन ट्रेडिंग है। तो यहाँ पर 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स में 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं हम। देखो 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है कि इन्होंने अपने वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करके रखा होगा। सो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करके जो रखा है वो वर्कर्स को ही देना होता है। जब वर्कर्स रिटायर होते हैं तो तब तक इन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर दिया है, मीन्स वो पैसा है वर्कर्स का लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कभी नहीं लेते हैं। मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं ना उन नोट्स में सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं। देन नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। नाउ करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं? सो करंट एसेट्स में है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू के लिए इन्होंने कुछ बोला है, कुछ कम ज़्यादा करना है क्या स्टॉक का? एडजस्टमेंट में नीचे था, देख लो, अगर है तो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, अगर नहीं है तो स्टॉक को सेम वैल्यू पर रख देंगे। देन स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स। सो डेटर्स के लिए डेटर्स 1,60,000 नीचे आपको दिया हुआ था पॉइंट नंबर 3 में, प्रोवाइड 10,000 फॉर बेड डेट रिजर्व। सो 1,60,000 में से 10,000 बेड डेट रिजर्व है, सो डेटर्स हो जाएंगे 1,50,000 एंड कैश इक्वलेंट्स सेम रहता है। सो अब टोटल करेंगे, टोटल करें। सो यहाँ पर स्टॉक में अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि नीचे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो पुराना है, अभी का नहीं है। ये जो स्टॉक की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के ऊपर एक डेट होती है, तो बैलेंस शीट हमारी मार्च 20 की है अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन। आपके बुक में अलग होगा, ठीक है। सो स्टॉक करंट ईयर का ले लेंगे जो लास्ट बैलेंस शीट में है। सो नाउ जितने भी एसेट्स हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए। नाउ टोटल करेंगे एसेट्स का, टोटल इज 12,30,000। देन एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, रिजर्व्स नहीं लेते हैं, तो बाकी कौन कौन सी लाइबिलिटीज बची वो देखो। एक है डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स ऑफ रुपीस, कितने के डिबेंचर्स हैं? 150, क्रेडिटर्स 120 एंड टैक्स प्रोविजन 2 lakhs। तो ये लाइबिलिटीज इनकी बाकी हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे 8% डिबेंचर्स 1,50,000, क्रेडिटर्स 1,20,000
एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू लैक्स, 4,70,000 टोटल लाइबिलिटीज। सो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, सो नेट एसेट्स आ जाएगा 7,60,000। अब ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है 2 lakhs। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट्स माइनस लाइबिलिटीज न्यू वैल्यू पर, देन माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, सो 5,60,000। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। ये 5,60,000 क्या आंसर आया है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर से मैं बता दूं, जितनी भी एसेट्स लेने हैं ना वो न्यू वैल्यू पर दिए लेने। अब कभी एग्जाम में ऐसे बता देते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये फर्स्ट डे पर आपको नोट्स में भी लिखवाई है, बट अभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगी। सपोज करो नीचे एक ही एडजस्टमेंट दे देते हैं कि हमारी जो एसेट्स है ना सारी, वो सभी की सभी एसेट्स 20% रिड्यूस हो गई। अब सभी एसेट्स 20% रिड्यूस हो गई तो लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हो सकता है, प्लांट एंड मशीन रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट्स किसी कंपनी के शेयर्स लिए वो भी रिड्यूस्ड हो सकते हैं, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, बट कैश रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि सारे एसेट्स, वर्डिंग कैसे यूज करेंगे, ऑल द एसेट्स आर रिड्यूस्ड बाय 20%। तो आप एसेट साइड का कॉलम देखोगे, अब हर एक एसेट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो सकता है, प्लांट मशीन का हो सकता है, डेटर्स का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स का हो सकता है, बट कैश 20% रिड्यूस नहीं हो सकता ना। हो सकता है कैश 20% रिड्यूस, नहीं। बैंक बैलेंस रिड्यूस हो सकता है, नहीं। तो एसेट साइड सारे पॉइंट रिड्यूस्ड हो सकते हैं, बैंक और कैश रिड्यूस्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट डे पर मैंने नोट्स लिखवाए थे, वो नोट्स निकालो, कुछ 5-6 नोट्स लिखवाए थे। उसमें देखो, उसमें नीचे लिखा होगा कि अगर एसेट्स रिड्यूस्ड करने हैं तो कैश और बैंक को रिड्यूस्ड नहीं करना है, लिखा हुआ है। इसका मीनिंग अब समझ में आया क्या होता है। सारे एसेट्स रिड्यूस्ड हो सकते हैं लेकिन कैश और बैंक कभी रिड्यूस्ड नहीं होगा, वो तो जितना है उतना ही होगा ना। मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, उसकी वैल्यू कम हो गई, हो सकती है, बट मेरे पास जो कैश पड़ा है वो कम नहीं हो सकता। अब सेम वाइस वर्सा, अगर इंक्रीज होने के लिए बोला हो तो उसका भी नोट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। इंक्रीज हो तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो सकता है, मशीन्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगे, सो सेकंड नोट में लिखा हुआ है, देखो अगर एसेट्स के वैल्यू इंक्रीज करने हो या डबल करने हो तो गुडविल, डेटर्स, कैश, बैंक, बीआर डबल नहीं होगा। चलो आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं ना वो सारे एसेट्स डबल हो गए। हो सकता है ये 20 साल से काम कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख में लिया था 10 लाख का हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग डबल हो सकता है, प्लांट मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बट डेटर्स तो डबल नहीं होंगे ना। डेटर्स क्या हैं, उनसे जितना पैसा हमें लेना है, सो डेटर्स कभी डबल नहीं होंगे, कैश कभी डबल नहीं होगा, बैंक बैलेंस और बीआर कभी डबल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इंडिविजुअल एसेट्स के बारे में बताया हुआ है तो वो इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग इतना कम हुआ। बट अगर ऐसे एक ही एडजस्टमेंट में दे दिया कि सारे एसेट्स डबल हो गए, तो ऐसे नहीं कि एसेट साइड का पूरा वैल्यू डबल कर दिया, ये मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ सेकंड स्टेप, सो सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. सो कैपिटल एम्प्लॉयड 5,60,000 इनटू expected rate of return 12%. So 5,60,000 into 12%. 67,200. ये हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. नाउ थर्ड पॉइंट. अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये थर्ड पॉइंट है, प्रॉफिट वाला. अब प्रॉफिट में देखो क्या क्या दिया हुआ है. प्रॉफिट है कितना, पहले तो प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. सबसे पहले दिन हमने जो सम किया था उसमें अलग अलग ईयर के प्रॉफिट दिए हुए थे कि लास्ट 4 साल का प्रॉफिट इतना है. फिर हमने लास्ट कुछ ऐसे सम्स भी किए हैं जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था कि लास्ट 4 साल का टोटल प्रॉफिट इतना हो गया. अब यहाँ पर आप रीड करो, देखो ध्यान से, कहीं पर प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से रीड करके मुझे बताओ कि प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन है? सेकंड पॉइंट है. थर्ड स्टेप हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. हाँ, मुझे बताओ प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए मुझे, प्रॉफिट का अमाउंट. देखो बैलेंस शीट की डेट कौन सी है, 31 मार्च 20, न्यू एडिशन है तो ठीक है, 31 मार्च 20. तो ये ईयर कौन सा होगा, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा 19 से, तो 1920 ईयर हुआ. फिर इसका 1 साल पहले जाएंगे तो 1819, और उससे 1 साल पहले जाएंगे तो 1718. अब पॉइंट ध्यान से समझो. फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर इज कंप्लीटेड. लास्ट ईयर तक इनकम टैक्स पे कर दिया है हमने, एंड देयर रिमेन्स नो लाइबिलिटी फॉर दैट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी पैसा देना बाकी नहीं है. द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज मेड एट 50% ऑफ द प्रॉफिट. ये जो टैक्स पे करते हैं ना वो प्रॉफिट का 50% करते हैं. ओके, अब आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन करंट ईयर का टैक्स तो पता है ना कितना पे किया है. अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पूरे साल में 100 रुपया कमाया है और 50% टैक्स है, तो आप क्या बोलोगे, टैक्स कितना होगा, 50 रुपीज़. लेकिन मैं आपको ऐसे उल्टा बता रहा हूँ कि मैंने 50 रुपीज़ टैक्स पे किया है और वो मेरी इनकम का 50% है, तो इनकम 100 रुपीज़ होगी. ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स परसेंटेज 50 दिया है और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ था ना 2 लाख. अगर 50% टैक्स है और पूरे साल में 2 लाख का टैक्स दिया है, इट मीन्स 1920 का प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख प्रॉफिट होगा. तभी तो मैंने 2 लाख का टैक्स दिया है ना. सो 1920 का प्रॉफिट मिल गया. इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान से आपको करना है. समझ में आया ये पॉइंट कि अगर 50% टैक्स है और वो 2 लाख पे किया है तो टोटल प्रॉफिट 4 लाख होगा. अब आ जाते हैं पॉइंट 2 में. द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 80,000. अब इनकी कंपनी का जो प्रॉफिट है ना हर साल 80,000 बढ़ता जा रहा है, हर साल 80,000 इंक्रीज होता जा रहा है. तो 1920 में अगर 4 लाख था तो 1819 में कितना होगा, 3,20,000. करेक्ट आंसर.
यहाँ है बढ़ता जा रहा है तो हम पीछे आ रहे हैं तो कम होगा ना। फिर 320 के साथ 17-18 का प्रॉफिट कितना होगा, तो 2,40,000। तो अब देखो 240, 80 इंक्रीज हो गया, 320 फिर 80 इंक्रीज हुआ, 4 लाख, और करंट ईयर में 4 लाख का 50% 2 लाख टैक्स पे किया है। सो प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं था, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। क्लियर? नाउ सपोज करो हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को और मुझे बताना। ये हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, अब ये बता रहा है कि 17-18 में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम पर हमारा इतना लॉस हो गया था। तो फायर एक्सीडेंट बिजनेस लॉस नहीं होता है, रोज आग नहीं लगती, हर साल फायर एक्सीडेंट नहीं होता, हर साल लॉस नहीं होता। तो इस लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ये होता लॉस है, ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस। अब सपोज करो उस साल में ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होता। ठीक है, सपोज करो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले मैंने 1 लाख रुपया कमाया, लेकिन उस साल मेरे बिजनेस में फायर एक्सीडेंट हुआ था और 20,000 का लॉस भी हुआ था। सो फायर एक्सीडेंट का लॉस माइनस करने के बाद भी अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया और वो फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मेरा वो 20,000 का लॉस नहीं हुआ होता। सो उस टाइम पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होता, 1,20,000। ठीक है, सो यहाँ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट 3,000 इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एवरी ईयर। ना ये जो प्रॉफिट किया है ना इन्होंने, इसमें से एक कॉस्ट डिडक्ट करना है, वो इनका डिडक्ट करना रह गया है एवरी ईयर, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। मीन्स किसी को मैनेजमेंट में कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन देना होगा, वो डिडक्ट करना इनका रह गया है, तो वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ द 17-18 इज रिड्यूस्ड बाय 6,000 ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 17-18 में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन अब ये फायर एक्सीडेंट हर साल तो नहीं होगा या फ्यूचर में नहीं होगा, तो उस टाइम पर प्रॉफिट कम हो गया था। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। अगर उस दिन आग नहीं लगी होती तो इनको 6,000 और प्रॉफिट हो गया होता उस साल में, तो एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे, क्योंकि गुडविल के लिए हम देखेंगे आग हर साल नहीं लगेगी, तो उसका रियल प्रॉफिट कितना हुआ होगा 17-18 में, मुझे वो चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर मेजर रिपेयर्स ऑफ 20,000 इज चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। मेजर रिपेयर्स, अब मेजर रिपेयर्स क्या होते हैं कि हम जब बहुत सारा बड़ा खर्चा करते हैं ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। सो पहले तो ये समझो कि आपके दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, दोनों टर्म। कैपिटल एक्सपेंस किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये दोनों टर्म 11th स्टैंडर्ड से हैं आपके कोर्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने कोई बड़ा एक्सपेंडिचर कर लिया, रोज नहीं होता ये। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, रोज होते हैं, रोज यानी रेगुलर बेसिस पर होते हैं। सपोज करो मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लाइट का बिल पे करना है, रेवेन्यू है। स्टेशनरी रेवेन्यू है। बट मैंने एक एयर कंडीशन लिया, अब मैं हर महीने तो एयर कंडीशन नहीं लूँगा, एक बार लेते हैं, 4-5 साल 10 साल चलता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट्स में दिखाते हैं। समझो आज मैंने कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया 50,000 का, तो वो 50,000 इस साल का एक्सपेंस नहीं है मेरा, वो 50,000 का एक्सपेंस 5 साल चलेगा। सो वो हर साल डेप्रिशिएशन होना चाहिए। बट सपोज करो मैंने ऐसे किया कि उसे मुझे एसेट्स में लिख देना चाहिए, बट मैंने P&L में डेबिट कर दिया एक्सपेंस गिनकर, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। जबकि ये ऐसा गलत किया है तो वापस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। सो ऐसा कुछ हम एक्सपेंस करते हैं जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं।
और वो पास्ट में किया है, सो अब उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं करते हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। अगर पीएनएल में डेबिट किया तो आपका प्रॉफिट कम कर देगा, वो उसे बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाओ। लैपटॉप लिया, ठीक है, एंट्री करेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उस लैपटॉप को एसेट समझकर बैलेंस शीट में दिखा देंगे। उस लैपटॉप को एक्सपेंस समझकर पीएनएल में डेबिट कर दिया तो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है। सो उस टाइम पर इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और कौन से ईयर में किया है, देखो थर्ड पॉइंट में 1 अक्टूबर 18, तो 1 अक्टूबर 18 वाला जो ईयर होगा वो कौन सा होगा, 18-19 वाला होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20,000 ऐड हो जाने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कर देंगे। अब ये प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब फाइनली देखेंगे कि इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। एक और पॉइंट इसी थर्ड में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% ऑन कॉस्ट ऑफ एवरी ईयर। 1 अक्टूबर को इन्होंने कुछ लिया है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000 का। सो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, क्लियर। 20,000 का 10% 2,000। लेकिन अक्टूबर 18 में इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है, सो अक्टूबर 18 में लिया है, तो 1 अक्टूबर 18 में लिया है, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब 20,000 का 10% कर रहे हैं, तो वो हो रहा है 2,000 ईयरली, 2,000 पर एनम लिखेंगे यहाँ पर, और 6 मंथ्स का हो जाएगा 1,000। सो 18-19 के लिए 6 मंथ्स का और 19-20 के लिए पूरा 2,000, ठीक है। सो पास्ट में ऐसे कुछ लॉसेस हुए थे तो वो ऐड कर देंगे। पास्ट में कोई एक्सपेंस ऐड करना रह गया था तो वो अब ऐड कर दिया। सो ये सब करने के बाद हमें फाइनली प्रॉफिट पता चलेगा कि इनका प्रॉफिट कितना है। सो देखो अब इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,43,000, 2,43,000, 3,36,000 and 3,95,000, ठीक है। सो ये प्रॉफिट आ गए। अब ये हैं हमारे प्रॉफिट। अब यहाँ पर करना है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए अभी तक हमने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जो आपको पहले वाले सम में डायरेक्ट दिया हुआ था। अब हम अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ तक आप पूरा जल्दी से नोट डाउन कर लो तो मैं आगे के पॉइंट्स क्लियर करवाऊँ आपको।